उम्मीद है कि हम सब खैरियत से हैं और कुछ बच्चे नमाज़ पढ़ रहे होंगे यकीन, और नमाज के साथ साथ कुछ बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा, और हम तो आ गए और बच्चे कहाँ हैं। वैसे भी आज हफ्ता है तो बच्चे हफ्ते को थोड़ा छुट्टी भी रोज़ा कर लेते हैं। जनाब, आज हम क्लास अपनी बायो की स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा होगा सेकेंड ईयर में थर्ड, और एज़ यूजुअल हमारा चैप्टर 11 इस वक्त चल रहा है, जो बिलोंग करता है टू द बॉटनी सेक्शन। कुछ सवालात, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दे दिए थे, एक लॉन्ग आपको बता दिया था। कल हमने जो डिस्कस किया था तो एबायोटिक फैक्टर्स चल रहा था, और एबायोटिक फैक्टर में हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को डिफाइन कर दिया था। ऐसे ही था, कुछ आगे पीछे तो नहीं था है जी? तो बता सकता है कहाँ थे हम लोग? क्लाइमेटिक फैक्टर्स और टोपोग्राफी, है ना? तो टोपोग्राफी भी हम कल डिफाइन कर चुके थे, तो इट मीन्स कि हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। और ये स्लोप हम कर चुके थे, और एक्सपोजर की बात आपके सामने हो गई थी। थर्ड हमारा एडेफिक फैक्टर, जो रिलेटेड है विद द कंडीशंस एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडियोलॉजी। छोटी सी डेफिनेशन है, आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है? पेडोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है एज अ डेफिनेशन, या आपसे एज अ एमसीक्यूज, है ना, आपसे बात करने को। अब इसमें आपको ये जहन में रखिएगा कि हमारी ये छोटा सा मैं ई एक्स्ट्रा इसको आपके सामने रख देता हूँ अलग। तो ये है पेडोलॉजी, ठीक है? पेडोलॉजी का मतलब कि आप उस इकोसिस्टम, बच्चे अभी आ रहे हैं माशाल्लाह से, जल्दी जल्दी आ जाया करो भाई। और चैट हमारा कैसा चल रहा है जी? चैट हमारा कहीं बंद तो नहीं है फिर दोबारा कहीं आज कल की तरह मैं भी आपका इंतज़ार करता रहूँ और आप सोचते रहें और मैं भी यहाँ बैठा सोचता रहूँ? अच्छा जी, तो कल भी हमने इसको चेक कर लिया था। आज भी हमारा जो क्वेश्चन आपसे पूछना होगा, यानी आप पूछना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो पूछिएगा ज़रूर, और सवाल होना ज़रूरी है, जवाब हम दे देंगे आपको। और इसी तरह से अगर हमारा कोई इशू है, कोई आप देख रहे हैं कि जी टॉपिक को डिस्कशन में हमें समझ में नहीं आया, तो फिर आप वो ज़रूर देख लिया कीजिए, पूछ लिया कीजिए। पूछने से भला होता है हम सबका, और जितनी भी बार आप पूछ सकते हैं कोई मसला नहीं है, हम बता देंगे आपको। तो जनाब, हमने शुरू करना है जी। इस वक्त थर्ड वन हमारे चल रहा था एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमने कहा था 3 कंपोनेंट्स हैं। 2 कंपोनेंट्स का आप जिक्र कर चुके हैं। थर्ड कंपोनेंट हमारा है एडेफिक फैक्टर, और एडेफिक फैक्टर्स रिलेट है विद द कंडीशंस एंड कंपोजिशन। हमारी कंडीशन क्या है और कंपोजिशन क्या है, किसकी? उस जगह की सॉइल की। सॉइल कैसी है? क्योंकि सॉइल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम में, और उसकी बेसिकली वजह होती है कि ये सॉइल क्या प्लांटेशन के काबिल है, क्या ये एब्जॉर्ब वाटर कर सकती है, क्या ये वाटर को सस्टेन रख सकती है, ठीक है ना? तो ये तमाम बातें हमारी सॉइल पर
डिपेंड करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सॉइल जो है वो एडॉफिक फैक्टर होता है और इसकी बाकायदा तौर पर स्टडी की जाती है, और स्टडी करके हम इसके बारे में आइडिया प्लस उस जगह में बनने वाले इकोसिस्टम को देख सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि जी यहाँ क्या ग्रो करेगा, कौन सा प्लांट ग्रो करेगा और उसकी वजह से कौन सा एनिमल आएगा। इकोसिस्टम में तो आपको पता है कि जी प्लांट्स ग्रो करेंगे तो इकोसिस्टम भी ग्रो करेगा, ठीक है जी। अब सॉइल की लेयर्स, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। हमारे जो ये ऊपर हमें रोड नजर आता है जिसको हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो ये तो हमने रोड बना दिया, इसके ऊपर हमने आर्टिफिशियल फ्लोरिंग कर दी है डिफरेंट कंपाउंड्स की। लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो जो फर्स्ट लेयर अर्थ की होगी उसको आप सॉइल कहेंगे। क्योंकि सॉइल ज़रूरी नहीं है कि खाद के लिए ही हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जी खाद है, वो नॉर्मल डिफरेंट टाइप की मट्टी या पार्टिकल्स, रॉक्स, ये भी हो सकते हैं। तो उसकी फर्स्ट लेयर हमारी ज़मीन की जिस जगह पे हम बैठे हैं उसे हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ विदल्ड रॉक पार्टिकल। विदल्ड रॉक पार्टिकल का मतलब है हमारे वो पत्थर जो मौसमी असरात से बारीक हो गए, टूट गए। अब वो बहुत बारीक हो गए तो रेत फॉर्म हो गए। कभी आप, तो शायद आप मुश्किल है कि जाएं कभी सेंसिटिव या हॉक्सवे वगैरह या सी व्यू, लेकिन अगर जाना हो तो आप रेत को ला कर घर में ड्राई करके देख लीजिएगा, और उसे आप अगर किसी लेंस से देखेंगे तो आपको वहाँ बारीक से छोटे पत्थर इमेज करके आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये छोटा सा पत्थर है एक्चुअल, लेकिन बना रेत रहा है। फिर उसके अलावा उसमें मिनरल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। अब जैसे अब मैं जिस रेत की मिसाल दे रहा हूँ उस रेत में सिलिका है, तो वो तो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आप उससे जो है वो ग्लास बनाते हैं। अगर आपने याद आए, आपको याद आएगा कि आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में फर्स्ट 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज वगैरह सेकेंड ईयर में है ना, तो 9th क्लास में आपने ग्लास भी देखा बनते हुए, सोप भी बनते हुए देखा। तो उसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो सिलिका होता है। फिर उसके अंदर हम और कंपोजिशन मिलाते हैं, वट एवर, मुझे नहीं उसका आइडिया, लेकिन वो मिलाकर आप ग्लास बना लेते हैं। ग्लास को फिर आप जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, मिरर बना लें या कुछ और बना लें। अब ये वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स क्या चीज़ हमें नज़र आती है? मौसम के पत्थर, मौसम से जो पत्थर बनते हैं उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। लाइक ग्रेवल्स 2.0 mm से बड़े हो सकते हैं। इसी तरह से कोर्स सैंड 2.0 या फिर 0.2 mm तक इसका साइज, 2 मैक्सिमम है तो इससे छोटे होंगे कोर्स सैंड जो है। फाइन सैंड 0.2 mm से भी छोटी, और वो 0.02 mm तक चले जाएगी। इसी तरह सिल्ट, ये 0.02 से और छोटी होकर 0.002 mm तक आपको साइज मिलेगा। क्ले, पता नहीं आप लोगों ने तो खेला है कि नहीं, हमने तो बहुत खेला था कच्ची मिट्टी से। आप लोग तो वो आर्टिफिशियल क्ले से खेलते थे, या आपके छोटे बहन भाई अभी वो आर्टिफिशियल क्ले मिलती है बाज़ारों में पैसों की, और प्लस वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो मिलता है, तो उससे खेलते हैं, है ना। लेकिन हमने चिकनी मिट्टी, बरसात होती थी जब बारिश होती थी तो थोड़ा सा फर्श को किसी बाहर गली के रोड के उतारते थे, हटाते थे, नीचे जो है पानी जब थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब होता था तो वहाँ से मिट्टी निकाल कर ले आते थे, उनसे खिलौने बनाया करते थे, टॉय।
अब उस वक्त मोबाइल तो होता नहीं था, टेलीफोन बनाते थे, रिमोट भी नहीं था। तो कुछ और कोई लाइक पॉट बना लिया किसी और चीज़। जैसे आज भी आप देखते हैं मिट्टी के बर्तन मिलते हैं ना आपको, तो वो जो बर्तन मिट्टी के बनते हैं वो क्ले से बनते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि चैट आपकी आज भी कहीं डिसेबल तो नहीं है, कोई एक आधा मैसेज करके दिखा दे मुझे। अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर अवैस भाई को बोलूँ। अवैस भाई, हाँ मुझे लग रहा है वही है, बिल्कुल रेस किया हैंड और मैं समझ गया आपने हाथ उठाया, तो मैंने अवैस भाई को बात की। यार ये चैट मेरी क्यों डिसेबल होती है, क्या इसमें पंगा है? चैट से मिलोगे? हाँ कल भी ऐसे ही था, अवैस भाई ने आगे की थी, मोर पे गए, मोड़ पे गए, आ गए, चैट तो आ गई। अभी उनका आती रही है। ये तो आ रही है, बच्चा मुझे नहीं कर पा रहा ना। तो करे तो करना, है, करे तो करे, क्या करूँ? मतलब एवरीवन जहाँ लिखा हुआ है। ये ले, नहीं नहीं, एवरीवन जहाँ लिखा हुआ है इसमें यहाँ भी हाँ। एवरीवन लिखा हुआ है, ये तो वो है ना, इनके तो नाम आ गए। मैं पूछता हूँ मैं। आईटी को पूछिए कि मेरा मैसेज आया। तो बहरहाल वो अभी देखते हैं। ठीक है, वो मैसेज हमारा कल भी ये कुछ ऐसे ही सिस्टम था, आज मैं देख लेता हूँ गौर से सर क्या करते हैं आईटी वाले, ज़्यादा कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट्स हैं तो उन्हें ज़्यादा आइडिया होता है। और हम कुछ सीख भाई आज फिर वही है, मुझे लग रहा है, मुझे बता दो, मैं भूल चैट गया पे अगर। क्लिक करें, चैट पे या पार्टिसिपेंट पे? चैट पे चैट पे क्लिक कर दिया जी, क्लिक। ये एरो तीन डॉटेड पे ये क्लिक आए करें। डॉटेड पे, नो वन लिखा हुआ है ना, होस्ट ओनली करना है। होस्ट ऑनली कर दिया। बस अब इसको बस बंद करते हैं, आप सब जवाब हाँ जी, अब ज़रा जवाब देकर देख लें आप, तो मैं बता दूंगा कि मेरे पास सवाल आपका आ गया, यहाँ मतलब कोई भी लफ्ज़ आप दे दें। ठीक है जनाब, तो कोई भी बच्चा मैसेज, बिल्कुल जी आ गया जी, पहला मैसेज मेरे पास आ गया जी, यस सर, ओके ओके। हाँ तो वो पता नहीं कोई ऑप्शन है, अब वो सीख लिया मैंने, कल इंशाल्लाह स्टार्ट भी पहले वो करूँगा। अब कंप्यूटर भी सीखना पड़ रहा है, वैसे तो हमारे काम का जो हमें आना था, जितना काम हम करते थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आता ही है, छोटा मोटा काम। और हाय जी, हाय, बिल्कुल हाय हाय, सब हम हाय हाय करेंगे हमारे लिए, हाय। तो जनाब ये क्ले हम बड़ी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चूँकि आर्टिफिशियल एरा है, हर चीज़ आर्टिफिशियल है, तो फिर आप लोग भी आर्टिफिशियल चीज़ों को बना रहे हैं, देख रहे हैं इसी। अरे भैया एक तो इससे बड़ा नहीं किया था, बार बार मैसेज को देखो उसको। ठीक है जी, तो ये आप देखें, ये रॉक पार्टिकल्स है ना, ये ग्रेवल्स, ये आप लोगों ने आम तौर पर घरों में भी कहीं इसकी लाइनिंग बनाई होगी, कोई आम तौर पर जो हमारा गार्डन होता है, जिनके घर में गार्डन है, तो उन्होंने अपने यहाँ इनसे थोड़े बड़े पीस से डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाया होगा कुछ और। तो ये वो स्मूथ सरफेस वाले बिल्कुल हमारे रॉक होते हैं, ये सबसे बड़े पीस है। इससे छोटे आपके पीस जो कोर्स सैंड है, इसी में ये बारीक जो है पीस वो फाइन सैंड बन जाती है, तो ये इसी का पिसा हुआ हिस्सा। ठीक है, अब जैसे ये है, ये वेदरिंग हो रही है, ये ऐसा होल आपने अपने सेंसपिट पर भी देखा होगा, लेकिन वो तो बेचारा ऊपर से हम घूमने जाते थे, लेकिन अब तो टूट गया था, अब शायद बंद किया हुआ उसको, क्योंकि ये वाला पोर्शन उसका डिस्टर्ब हो गया था। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी ने इस बार बार टकरा टकरा कर यहाँ होल बना दिया, ये पूरी एक पहले फुल माउंटेन थी छोटी सी। अब जाहिर सी बात है, जब होल बना तो इसकी माउंटेन के पीस कहाँ गए, वो पीस ये पत्थर बन गए या ये पत्थर बन गए ऐसे ऐसे। और फिर जब ये बहुत ही यानी लाखों साल गुजरते रहते हैं, तो यही सैंड बनना शुरू हो जाती है जो हमारी रेत है। ठीक है जनाब, अच्छा जी, और हम चलें अब आगे, और एक और आपको एंगल दिखा दें कि जैसे बड़ी खूबसूरत सी एक बनी हुई है वो लैंड, और देखें कि पूरा
नीचे से रेत बनना शुरू हो गई, लेकिन ऊपर एक पत्थर का पीस जो थोड़ा सा हार्ड होगा और वो हवा से ज़्यादा टूट नहीं पाया, वो अभी भी खड़ा है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर्स, वो फॉर्म होते रहते हैं और हम इन्हें देखकर अंदाजे लगा सकते हैं कि ये दुनिया में कितनी खूबसूरती है। ये देखिए, अब ये लाइनिंग आपको नज़र आ रही है डिफरेंट, तो यहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स हैं और यहाँ से भी आप एज फाइंड करते हैं, अपनी ज़मीन की एज मालूम करते हैं, इस एरिया की एज मालूम करते हैं, इस एरिया में मौजूद यहाँ रहे थे जो एनिमल्स और प्लांट, उनके बारे में आपको केमिकल नेचर पता चल जाता है। तो ये इस तरह से हमारी ज़मीन बहुत खूबसूरत है, जो नेचुरल आपके सामने होगा। ठीक है जी, एक बात और हम इसमें ऐड करते हैं, लोम। A soil sample in which different particles are present in almost equal proportion is called loam. तो लोम का मतलब क्या होगा जी? लोम का मतलब होगा कि हमारी सॉइल अगर हम लें और उसमें क्या हो, इक्वल पोर्शन, यानी अगर आपने ले लिया 50 ग्राम ग्रेवल, 50 ग्राम कोर्स सैंड, 50 ग्राम फाइन सैंड, 50 ग्राम सिल्ट, 50 ग्राम क्ले, तो इसको कंपोजिशन को आप मिलाकर क्या कहेंगे, इस पूरी कंपोजिशन अगर आपने इसको 50 ग्राम में लिया, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, जो भी आपने मास ले लिया, लेकिन कंपोजिशन क्या हो गई, सेम, बिल्कुल एक जैसी। उस कंपोजिशन को आप लोम कहें। This type of soil is the best one for plant growth because it has maximum water holding capacity and porosity. अब ये ऐसा लोम के बारे में क्यों इतनी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें असल में कंपोजिशन में सब चीज़ें मौजूद हैं, मोटा पत्थर से लेकर बारीक क्ले तक। तो ये पानी को क्या करती है, बहुत अच्छी तरह से होल्डिंग कर सकती है, पानी को ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में जाने से रोक देगी, होल्ड करके रखेगी। और अगर ये काम किया तो जाहिर सी बात है, पानी, हमारी जो रूट्स हैं उनको पानी बहुत अच्छा या इजीली अवेलेबल होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। फिर उसके अलावा चूँकि ये पत्थर बड़े, फिर उससे छोटे, फिर और, तो ये पोर बना देते सुराख बना देते हैं बिटवीन द मटेरियल, यानी लोम, तो ये पोरोसिटी कहलाती है। जैसे आप अगर किसी गंदे पानी को छानना या फिल्टर करना चाहते हैं, तो बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, कोयला, इस तरह की, फिर आखिर में रेत, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेयर बना दें और फिर उसके ऊपर से पानी गुजारें, तो पानी जब गुजर कर नीचे जाएगा तो वो फिल्टर होकर साफ हो जाएगा। साफ से मुराद है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बैक्टीरियाज वगैरह की बात हम नहीं कर रहे। ये बाकायदा तौर पर आप कि फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा, अगर अपने घर में आपके फिल्टर लगा हुआ तो उसमें आपको एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक डंप होता है, उसमें है ना, 3 छोटे छोटे प्लास्टिक के डंप लगे हुए हैं। एक में आपके पानी डंप है जिसमें इलेक्ट्रिक एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। दूसरे में आपके एक ऐसा लगता है कि बड़ी सी किसी कोई रोल बनाकर, किसी धागे का वो रोल बनाकर अंदर डाला हुआ है। और तीसरे में आपको कोयले से बने हुए कुछ कंपाउंड, वो आर्टिफिशियल है वो भी है, और वो रखे हैं। तो पहले वाला आपके जो है बड़े पार्टिकल्स, अगर पानी में कोई कचरा आ रहा है तो उसको रोक लेता है। दूसरा वाला जो है वो उसमें कचरे में बारीक अगर कोई चीज़ है तो उसे रोकेगा। और थर्ड वन जो इलेक्ट्रॉनिक लगाया हुआ है वो आपके फिल्टर के पानी को बैक्टीरिया फ्री करेगा या करने की कोशिश करेगा। अब मुझे नहीं पता कितना कर लेता है कितना नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाता है जनाब एडैप्टिक फैक्टर की बात। इसमें हम एक और चीज़ भी यहाँ आपके बुक में भी लिखी हुई, पैडियोजेनेसिस, एमसीक्यूज में लगा लीजिएगा। ठीक है,
एमसीक्यूज में आप लगा लें, आपकी बुक में जनाब होगी, मैं देख के बताता हूँ, पेज नंबर होगा 246 पर, बिल्कुल लास्ट है पैराग्राफ का, एंड लाइन का, बोर्ड वर्ड में लिखा पेडियोजेनेसिस। पेडियोजेनेसिस आपका क्या है, ये जो फॉर्मेशन हो रही है बड़े पत्थर से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा क्ले कन्वर्जन हो रहा है, तो दिस process is called pediogenesis या formation of soil या weathering of rock is called pediogenesis। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। ठीक है जनाब, आगे चलें जी। ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स खत्म हो गए। अब हम डिस्कस करें बायोटिक फैक्टर्स जो बहुत आसान है और यकीनन आपको मालूम है। अब एबायोटिक फैक्टर्स हमारे, अब डिफरेंट जो हमारा इकोसिस्टम होगा ना, उसमें एबायोटिक फैक्टर डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर आपको छोटा सा कंपेयर कर देता हूँ ताकि आपके जहन में बन जाए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया देना पड़ता है स्टार्ट में भी। जब आपको पॉन्ड इकोसिस्टम लिखने के लिए दे दिया, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आप पानी मेन रोल प्ले कर रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर का रोल कम हो गया, लाइट का रोल कम हो गया। लाइट तो पेनिट्रेट करेगी ना पॉन्ड में, लेकिन लाइट सी में पेनिट्रेट बहुत नीचे तक नहीं करेगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वहाँ लिमिटिंग फैक्टर बन गया वो। इसी तरह सॉइल हमारे पॉन्ड में तो बारीक ही रहेगा, लेकिन फॉरेस्ट में पानी अलग हो गया, लाइट का रोल हो गया, स्लोप का रोल आ गया। तो इस तरह से रोल जो है वो डिफरेंट इकोसिस्टम में बदल जाता है, किसी का कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा। एबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो हर इकोसिस्टम के एनिमल्स और प्लांट के नाम बदल जाते हैं, डेफिनेशंस आपकी वही रहती हैं जो होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। बायोटिक कंपोनेंट हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जनाब। पढ़ा हुआ आपके बचपन में भी और अभी भी आपके जहन में एक रिव्यू हो जाएगा बड़े आसान से। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूस करने वाला। और क्या प्रोड्यूस होगा जनाब? प्रोड्यूस करना है इस इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में, एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो प्रोड्यूसर कौन होगा? ऑटोट्रॉफ होंगे, और ऑटोट्रॉफ मीन्स प्लांट्स। तो हमारा चाहे एक्वाटिक इकोसिस्टम हो या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सब में प्रोड्यूसर हमारा कौन होगा? प्लांट्स होंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े दरख्त हों, जो भी व्हाटएवर। प्लांट में क्लोरोफिल containing organisms convert carbon dioxide water into energy rich carbohydrate by process known as photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स हैं। फोटोलाइट सिंथेसिस मेकिंग। Plants also prepare protein and other chemical substance. For this purpose, they absorb various nutrients of abiotic। अब ये बात आप याद रखिएगा कि हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन अब हम कभी दाल खाते भी नहीं ना, सब्जी भी नहीं खाते, हमें तो गोश्त ही खाना होता है, वो भी चिकन। सिर्फ जिंदा लाश का गोश्त खाना बच्चों को पसंद है ना। लेकिन प्रोटीन गोश्त की भी है, उसकी प्रोटीन अलग है, तो वो भी खाना ज़रूरी है। लेकिन गोश्त में सिर्फ मुर्गी नहीं आती, बल्कि और भी बहुत सारे गोश्त हैं, गाय है, मीट है ना, और फिश है। तो ये गोश्त भी खाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब प्लांट्स आप लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, फ्रूट में भी शायद आप लोगों को कुछ अच्छे लगते हो, आप खा लेते हो, लेकिन दाल घर में पकाना या दाल खाना बड़ा मुश्किल काम है। सब्जियां स्पेशली कोई बनी हो तो वो खाना बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी एक खूबसूरत सी हदीस है, पूरी मुझे उसके वर्ड टू वर्ड तो याद है, लेकिन तशरीह याद है कि जनाब आप जिस इलाके में जाएं, सबसे पहले उस इलाके का फ्रूट और
वेजिटेबल खा लें, चख लें। बायोलॉजिकली बड़ी बड़ी ही ज़बरदस्त ये हदीस है। आप जिस इलाके में, सपोज आप यहाँ से निकल कर चले गए आज घूमने के लिए कहीं मरी चले गए या कावान नारायण चले गए, सबसे पहले आपने वहाँ वहाँ जो उगता है उसका अपना लोकल फ्रूट या लोकल वेजिटेबल, सबसे पहले आप उसको टेस्ट कर लें। एक बार खाना खा लें, चाहे रात का डिनर है या सुबह जब भी आप पहुँचे तो आप वहीं की वो सब्जी या फ्रूट ले लें। बायोलॉजी में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं इकोसिस्टम में, तो दूसरे इकोसिस्टम का, दूसरे इन्वायरमेंट का आपकी बॉडी पर असर आता है। उस असर को न्यूट्रल करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ का फ्लोरा खाएं, फूड में इस्तेमाल करें। बेशक आप बार बार ना खाएं, लेकिन कुछ देर ज़रूर खाएं। तो आपकी जो वहाँ की इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो आपकी बॉडी उनको एक्सेप्ट कर लेगी और आप वहाँ जाकर बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो वजह कि हमारा प्लांट जो है वो वहाँ से प्रोटीन भी बनाता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा, और ये एब्जॉर्ब करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को, उसी ज़मीन से करेगा जिस ज़मीन पे उग रहा है। तो इसलिए इसके पास बहुत सारी वहाँ की चीज़ें अवेलेबल है। ये देखिए हमारे पास हमने तीनों को आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। उनमें भी क्या आपको बहुत इजीली मालूम है, ये सब प्रोड्यूसर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रीज भी हैं, प्लांट्स भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, डेजर्ट के प्लांट्स भी हैं, ज़ीरोफाइट भी। कंज्यूमर्स में हम डिफरेंट कंज्यूमर्स की अभी आगे चलकर बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। ये जितने भी एनिमल्स आपको नज़र आ रही है हमारे कंज्यूमर्स हैं। और फिर हमारा डिकम्पोज करने वाला डिकम्पोजर भी मौजूद है। ऐसी बात है, मरना है तो मरने के बाद तो फिर पीस में चले जाना, टुकड़ों में तो तोड़ा जाएगा। तो डिकम्पोज करने के लिए हमारे बैक्टीरिया और हमारी फंजाई, ये दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। तो ये बात हमारी हो गई जनाब हमारे प्रोड्यूसर्स के बारे में। अब हम चलें आगे, पहले ये रब कर लें। और जनाब हमारे पास आगे बात आती है अब कंज्यूमर्स की। तो अभी जैसे मैंने आपसे बात की थी, कंज्यूमर हमारा होता है जो कि हीटरोट्रॉफ होगा, अपने लिए खाना नहीं बना सकता। तो डेफिनेटली जो एनिमल्स हैं वो हीटरोट्रॉफ होते हैं, और ये खाना कहाँ से लेंगे? किसी और से लेंगे। किसी और से कैसे लें? या तो ये प्लांट को खा रहे हों या फिर गोश्त खा रहे हों, या दोनों चीज़ों को खा रहे हों। साइज में इनके वेरिएशन होगा, कोई छोटा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा। तो उसी बेस पर आपने कंज्यूमर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी कंज्यूमर्स नॉर्मली हमारे किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वाटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो दरिया का हो, चाहे वो पहाड़ का हो, प्राइमरी कंज्यूमर यूजुअली हर्बीवोरा होता है। हर्बीवोरा सब्जी खाने वाले। सब्जी से मुराद है जो प्लांट्स को अपने फूड के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ग्रास होपर होता ना, वो जो क्लास में भी आ गया था, पता नहीं आपकी डी क्लास में आया। लीफ होपर, ये पत्तों पे बैठने वाले छोटे होते हैं, ग्रास होपर से उससे बिल्कुल अलग होता है। लेकिन वो लीफ होपर क्या आया था, क्योंकि ये भी जंपिंग करते हैं। गोट है, शीप है, काव है, रैबिट है, डियर है। लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारी बात थोड़ी सी आपको बतानी है, और वो है कि वहाँ पर हमारा कंज्यूमर वो जिसे जू प्लैंकटन कहा जाता है, वो मौजूद है। क्रस्टेशियंस मौजूद होते हैं। क्रस्टेशियन कौन है? वो जो क्रैब है, जो प्रॉन है ना, वो। और हर्बीवोरा फिशेस, छोटी मछलियां जो कि पौधों को खा रही हैं। ये जू प्लैंकटन, जू मीन्स होता है एनिमल,
प्लैंक्टॉन्स मीन होता फ्लोटिंग करने वाले, तैरने वाले। तो एक्वेटिक एनिमल्स में सबसे पहला नंबर इन्हीं जू प्लैंक्टॉन का होता है। ये आपको यूजुअली इतने आराम से नजर नहीं आते, होते तो माइक्रोस्कोपिक है, यूनी मल्टी दोनों हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये जैसे हम अगर करगिल लेक गए या समंदर में किसी गए और पानी का अगर हमने ऊपर वाले लेवल से पानी को निकाल लिया तो उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे इन जू प्लैंक्टॉन्स को, बाइनोकुलर के जरिए आपको नजर आएंगे। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। तो ये दोनों एक्वेटिक सिस्टम में मौजूद होंगे, दोनों से मुराद है कि फ्रेश वाटर हो या मैरीन। दूसरे कंज्यूमर्स हमारे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दे आर कार्निवोरा विच फीड अपॉन हर्बीवोरस प्राइमेरी। वो जो आपके क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ओमनीवोरा के। ओमनीवोरा का मतलब जो सब कुछ खा ले, हाँ जी, सब कुछ खा ले। होता ना एक बेचारा जली हुई रोटी भी खा रहा है, नमक मिर्च सालन में तेज है वो भी खा रहा है, हैं? समझ तो गए होंगे ना आप। खैर, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सब चीजें खा रहे हैं। अब कैट, डॉग, कार्निवोरस फिशेज, माइस, क्रो, मैन, ये क्रो और ये हम मैन ये भी सब कुछ खा लेते हैं, यानी प्लांट्स भी खाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर यूजुअली दीज आर प्रीडेटर्स और स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कैसे कहते हैं, स्कैवेंजर्स हमारे मालूम किसको, किसको मालूम है, नहीं मालूम। स्कैवेंजर्स हमारे ऐसे एनिमल्स जो प्रीडेटर्स की तरह हो लेकिन थोड़े साइज में छोटे हो, और कभी कभी इत्तेफाक से उनको अगर कुछ ना मिले शिकार करने को तो वो कुछ और भी खा लें। जो गोश्त खाएंगे गोश्त ही बारह लोग, लेकिन जो बचा कुचा गोश्त किसी और का पड़ा होगा उसको खा लें। तो लॉइन, लेपर्ड, ईगल, क्रोकोडाइल, शार्क वगैरह ये हमारी टर्शरी कंज्यूमर्स। अब ये देख लीजिए, ये छोटा सा हमने आपके सामने रखा है, कौन है ये, देखने में आप इसको बोलेंगी कि ये प्रॉन है ना, लेकिन ये जू प्लैंक्टन है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिकली आपको नजर आएगा, है मल्टी सेलुलर लेकिन ऐसे आपको इजीली नजर आएगा। हाँ जी, लॉइन का साइज छोटा नहीं होता, लेकिन टर्शरी में क्यों, टर्शरी में प्रीडेटर है, प्रीडेटर, प्रीडेटर और स्कैवेंजर दोनों चीजों का ना, यानी जो बड़े साइज के प्रीडेटर्स हैं वो भी इसमें, छोटे साइज वाले, और लॉइन कभी बचा हुआ खाना नहीं खाएगा। लॉइनिया तो बचा हुआ खाना खा लेती हैं, शेरनियाँ, क्योंकि लॉइन अपनी फैमिली में अल्फा लॉइन शिकार करता है शेरनियों की मदद से, लेकिन सबसे पहले खाना उसने खाना होता है और फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि फीमेल्स हैं वो फिर खाना खाएंगे, लेकिन शिकार उन्होंने खुद किया। स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो शिकार मिल जाए शिकार कर लें तो ठीक है, नहीं मिला और अगर कुछ और पड़ी हुई चीज़ है बची कुची किसी और के शिकारी की तो वो उसको भी खा जाए, तो उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो उन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स बनाते हैं क्योंकि वो शिकार भी कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया जनाब जू प्लैंक्टन। ये देखिए जू प्लैंक्टन आपके सामने, ये भी माइक्रोस्कोप में ही आपको यूजुअली नजर आते हैं, और वैसे नजर आ जाएंगे कि कोई चीज़ भाग रही है पानी के अंदर, लेकिन उसको आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कैसी है कैसी नहीं। और ये खास तौर पर हमारा जो
मैरीन इकोसिस्टम में भरे पड़े हैं आप की तादाद, मतलब यूँ कह लें कि अनकाउंटेबल तादाद है समंदर के अंदर, और इनसे ही समंदर का इकोसिस्टम चल रहा है, हालांकि साइज बहुत छोटा है। जी वल्चर, जी बिल्कुल सही आपने कहा, वल्चर्स जो है वो इसके लिए। ठीक है जनाब, तो ये बात हो गई। एक तो इसमें रब भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं जनाब, और आगे हमारे कंज्यूमर्स के बाद डेफिनेटली खाना कंज्यूम हो गया, तो कंज्यूम होकर कहाँ गया, किसके पास गया, और बॉडी में सेव हो गया, तो अब वो सेव रहना तो नहीं चाहिए, तो फिर बॉडी को डिकम्पोज किया जाएगा। दे आर माइक्रोस्कोपिक सेप्रोट्रॉपिक्स मोस्टली फंजाई एंड, तो डिकम्पोजर माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो, लेकिन फंजाई में बैक्टीरिया तो होगा हमेशा माइक्रोस्कोपिक, और ये हम कहलाते हैं सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक को उर्दू में कहें तो कहते हैं गंधखोर, लेकिन एक्चुअली गंध नहीं खा रहे हैं, ये एक्चुअल ऑर्गेनिक मटेरियल खा रहे हैं। डेड बॉडीज आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ऑर्गेनिक मटेरियल they are found inside the soil where they decompose the dead organism। हमें भी इसीलिए कब्र में दफनाने का हुक्म है, जलाने का नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कब्र में दफनाने का मकसद भी यही है बायोलॉजिकली, कि आपकी ज़मीन के अंदर पता नहीं कौन कौन बैठा है, और वो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करने का मकसद हमें पहले मालूम है, नेचुरल साइकिल हम कभी पढ़ा है, आज थोड़ा सा उसको दोबारा आपके सामने ले आएंगे। तो हर इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वाटिक पॉन्ड छोटा सा हो, रिवर हो, मेरीन हो, बड़ा बहुत बड़ा सिस्टम, फॉरेस्ट हो या डेजर्ट हो, हर जगह आपको डिकम्पोजर्स जरूर मिलेंगे, फंजाई की शक्ल में और बैक्टीरिया। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल, कभी सवाल तो आपका नहीं उठाया जाता, लेकिन आपसे एमसीक्यूज में यहाँ पर कुछ नाम लिखे होंगे हमारे बैक्टीरियाज के, अभी मैं भी आपको दिखा दूंगा, तो वो नाम हमारे बोल्ड वर्ड में पेज नंबर 248 पर देख लीजिएगा। नेचुरल साइकिल में दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में आपको नाइट्रोसोमास, एज़ोटोबैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना, तो ये आपसे एमसीक्यू की बात है। A circular path of different chemical compounds or elements is called, in ecosystem is called biogeochemical। bio life, geo जमीन, केमिकल साइकिल, जमीन ही पर ये क्या होगी, साइकिल चलती रहेगी, और हमारे केमिकल्स बार बार कंपाउंड्स एलिमेंट्स निकलेंगे और वापस आएंगे। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन साइकिल जैसे हमारी बुक में दी, तो नाइट्रोजन साइकिल में हमें ये नजर आता है कि नाइट्रोजन की पहले फिक्सेशन करनी होती है, और उसमें हम ये देखते हैं कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि अगर बात की जाए सिम्बायोटिक की, तो सिम्बायोटिक का मतलब होता है किसी दो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में ऐसा रिलेशन both get the benefits। ठीक है, symbiotic, the relationship between two organisms, both get the benefits, दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्लोज। और अगर नॉन सिम्बायोटिक है तो फायदा नुकसान की बात ही नहीं हो रही, किसी को फायदा मिले ना मिले, किसी को नुकसान हो या ना हो, नुकसान तो आमतौर पे नहीं होगा क्योंकि हम सिम्बायोटिक का लफ्ज यूज कर रहे हैं, लाइक एज़ोटोबैक्टर। ठीक है, सिम्बायोटिक में हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है वो साइनोबैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बात है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले तो नाइट्रोजन कहाँ मौजूद है, सबसे ज़्यादा हवा में मौजूद है ना। अब वो नाइट्रोजन हवा से पौधे सांस के जरिए तो ले नहीं रहे,
हम भी नहीं ले रहे, हम भी सांस ले रहे होते हैं तो नाइट्रोजन हमारे अंदर जाती है तो बाहर आ जाती है एज इट इज। ऑक्सीजन को सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। इसी तरह प्लांट में भी है। तो प्लांट अब ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन को कैसे लें, क्योंकि उन्होंने तो नाइट्रोजन लेना है, प्रोटीन बनानी है, अमाइन ग्रुप बनाना है। तो वो ये 3 तरीकों से नेचर पौधों को नाइट्रोजन फिक्स करके देती है। नॉन सिम्बायोटिक तरीका, एजोटोबैक्टीरियम, हवा से बैक्टीरिया ले रहे हैं ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को, या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, साइनोबैक्टीरियाज हैं, यानी नोड्यूलेशन भी कर सकते हैं। नोड्यूल्स होते हैं हमारे प्लांट का, खास तौर पे जो जमीन के अंदर ये हमारे पौधे हैं ना बेल वाले, क्या कहते हैं उनको, फलियां कहते हैं, सेम की फली और मटर है आजकल तो आ रहा है। तो इनके पौधों में खासियत ये है कि इन्होंने अपनी जड़ों में बॉक्स बनाए हुए छोटे छोटे, उन बॉक्स को नोड्यूल्स कहा जाता है। तो वहाँ पे राइजोबियम लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद होता है। वो हमारी हवा से जो जमीन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन आई है, कैसे आई है, थंडर स्टॉर्म्स, हमारे डीकम्पोजिशन, जो भी एनिमल और प्लांट मरा है जमीन में मौजूद है उसको भी तो तोड़ा जा रहा है, तो वो टूट कर जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, या अमोनिफिकेशन हो रही है, हमारे एनिमल्स का यूरिन है जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी ज़मीन में जा रहा है तो उसकी अमोनिफिकेशन हो रही है। फिर नाइट्रिफिकेशन करने के लिए नाइट्रोसोमास बैक्टीरिया मौजूद है, वो उसको नाइट्रीफाई कर देते हैं। और फिर आपके सामने क्या हो जाती है, ये एक साइकिल छोटी सी आपके सामने, उसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, कि प्लांट्स हमारे लेना चाहते हैं नाइट्रोजन को। अब एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है वो कैसे आया यहाँ तक, तो यहाँ तो तरीका है थंडरस्टॉर्म्स का, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट ऑफ लिग्यूम्स यानी फली वाले पौधे। ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे बॉक्स, ये नोड्यूल्स, और इनमें ये बैक्टीरिया मौजूद है। हाँ, तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा तरीका हमने कहा कि आसमान में बिजली चमके कड़के, वो नाइट्रोजन को नीचे ले आते हैं पानी में डिजॉल्व करके नाइट्राइट्स बनाकर। इसके अलावा हमारे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, ठीक है, अब आपके प्लांट से या एनिमल से डिकम्पोज होकर हमारा अमोनियम के कंपाउंड्स, उनको तोड़ा जा रहा है, बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं और उनको नाइट्राइट्स में बदल देते हैं। नाइट्राइट्स को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तोड़कर नाइट्रेट्स बना देते हैं। ये नाइट्रेट्स हमारे प्लांट की रूट्स में, जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनकी रूट में भी आ जाती हैं। इसी तरह ये डायरेक्टली ले रहे हैं, अब इस साइकिल में अगर ये नहीं भी हैं तब भी इनको नाइट्रोजन मिल गई है, यानी नाइट्रेट्स मिल गए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रेट्स को आज़ाद करके गैस बनाकर नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ दें। अब नाइट्रेट्स तो बन गए, लेकिन ऐसा ना हो ना कि नाइट्रेट ज़मीन में पड़े रहें, तो उनको फ्री करके नाइट्रोजन को हवा में वापस छोड़ दें। ये साइकिल आपने पहले भी बचपन में पढ़ी है, ठीक है। तो इसके जो एनिमल्स यानी जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको आप निकाल आ रही है। डी नाइट्रीफाइंग में सूडो मोनास, आप लिख लीजिएगा, शायद बुक में हमारे ना हो, सूडो मोनास, ये लास्ट में, ठीक है जी।
तो ये हमारी एमसीक्यूज के लिए हमसे डिस्कस करते हैं और फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स को देखें कि हमारे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से किस ताल्लुक में रहते हैं, क्या रिलेशंस हैं आपस में इस इकोसिस्टम। इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर, एक दूसरे के डिपेंड करना, अब वो चाहे कैसा भी हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरेक्शन। इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट विच ईच अदर इज कॉल्ड इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है और कैसा होना चाहिए हमें दो तरह से नज़र आता है। इंटरेक्शन पॉजिटिव हो सकता है, इंटरेक्शन नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होगा कि एक दूसरे के काम आ रहे होंगे, काम नहीं भी आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नेगेटिव में नुकसान पहुंच रहा हो एक को और एक फायदे में होगा, पैरासाइट्स जैसे। पॉजिटिव इंटरेक्शन में फिर हम टाइप देखते हैं सिम्बायोसिस। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नाइदर इज हार्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में हम कहते हैं कि ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहने पे तरजीह दें, नुकसान किसी सूरत ना पहुंचे, या तो फायदा दें या फायदा ना दें, लेकिन नुकसान ना करें किसी भी हाल में, तो उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कहलाता है म्यूचुअलिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। लिग्यूम प्लांट अभी हमने दिखाया था आपको, उनकी रूट्स में हमारे नोड्यूल्स मौजूद हैं और उन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज मौजूद है। वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर प्लांट में फिक्स कर रहे हैं, पौधे को मिल रहा है। फायदा क्या कि पौधा तो नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले सकता, अब वो पौधे को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है कि जी उसको जो नाइट्रेट्स मिलने थे, नाइट्राइट्स कन्वर्जन करके, तो वो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, बैक्टीरिया उसको फ्री मन में लगा के दे रहा है। लेकिन बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा मिल रहा है, बैक्टीरिया को ये फ़ायदा मिल रहा है कि बैक्टीरिया उस नोड्यूल में सेव है, उन नोड्यूल्स में उसकी जो रिक्वायरमेंट है शेल्टर की प्लस खाने पीने की, वो उसको प्लांट की रूट से मिल रही है। रूट पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और रूट को ऊपर से खाना भी मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें पौधे के नोड्यूल्स में मौजूद बैक्टीरिया को भी यूज़ कर रहे हैं। ये हो गई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इसे कहेंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। एक और हम बात करते हैं, एक आपकी डायग्राम है आपके सामने, और भी डायग्राम आपके सामने ले आते हैं, लेकिन पहले हम इसकी बात करें। Commensalism. In this relation, one organism, the commensal, gets benefit from host, but host does not get benefit nor it is harmed. म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा पहुंच रहा है, दोनों को बेनिफिट्स हैं। लेकिन कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, एक में फायदा है और एक में दूसरे को यानी कि नुकसान नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई ठीक है, मेरे आसपास रह रहा है तो रहता रहा है। जैसे ये आपको लगा, ये ईल फिश है और भी उसको जो हमारे, अगर आपने देखा हो प्रॉन, तो लॉबस्टर, ठीक है, तो उसी की तरह एक छोटे से लॉबस्टर की टाइप की होती है, वो बहुत साइज में छोटा होता है। अब ये इसके साथ ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं, मगर इसका ईल से क्या ताल्लुक है। ईल की ये स्किन की सफाई कर रहा होता है ईल,
असल में बॉटम पर रहती है और छुपी हुई रहती है हर वक्त। तो इसको पैरासाइटिक वॉर्म्स या पैरासाइटिक मटेरियल कोई भी एनिमल वो बआसानी जुड़ जाता है। तो ये क्या करती है, ये अपने साथ है, इनके घूम रहे हैं, ये इसके ऊपर स्किन से कोई भी पैरासाइट अगर आया तो उसको तोड़ तोड़ दिया और काट लिया, खा लिया, क्योंकि ये कार्निवोरा है, ये भी कार्निवोरा है, लेकिन वो तो मछली को शिकार करेगी। इसी तरह ये हमारी, आपने अगर अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक में वीडियो वगैरह देखी हो तो शार्क वगैरह, और उसके साथ आपने देखा होगा सकर फिश, और घर में भी अगर आपने एक्वेरियम रखा हुआ तो वहाँ पे सकर फिश आप डाल देते हैं। तो सकर फिश ये करती है कि आपकी जो एक्वेरियम है उसकी सफाई करती रहती है। तो इसी तरह से ये शार्क वगैरह जो बड़ी मछलियाँ हैं उनकी स्किन, डेफिनेटली की एज भी लंबी होती है तो उनकी स्किन बहुत डिफरेंट टाइप के जो पैरासाइट्स हैं और कचरा है वो बेचारा लगता रहता है। तो ये सकर फिश क्या करती है, ये कचरे को साफ करती रहती है। तो फिश को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सकर फिश को इसको खाना मिल रहा है। ये देखिए, अब ये डियर के सींग है मेल के, और उसमें जो है वो नेट बना हुआ है। तो इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो नेट बना हुआ है, वेब बना हुआ है, तो क्या होगा, काट थोड़ी रही है इसको स्पाइडर। इसी तरह orchids and mosses are common epiphytes which grow on the trunks of other plants. ऑर्चिड्स हमारे जो पौधे होते हैं फ्लावर के, जो जंगल में आपको मिलेंगे शेडी एरिया में, या मॉस ये भी जंगल में आपको शेडी एरिया में मिलेंगे, या घर में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन शेड चाहिए उसको बहुत, और साथ ही साथ मॉइस्चर चाहिए। तो ये दूसरे प्लांट्स के ट्रंक्स में वहाँ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनसे उन ट्रंक्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ट्रंक्स फाड़ते नहीं, तोड़ते नहीं, ट्रंक्स के गैप्स होते हैं, उन गैप्स, ठीक है जनाब। तो ये हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन, पहला इंटरेक्शन जो हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे। अब आप अगर नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करें, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन कॉज हार्म टू वन ऑफ द एनी स्पीशीज। तो दो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें एक को फायदा और एक को नुकसान, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, ग्रेसिंग। पैरासाइटिज्म में हमने कहीं पर पहले ही पढ़ा है थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा, और उसमें हम ये कहते थे कि जी ऐसी एसोसिएशन है विथ वन ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट लिव्स ऑन एन अदर कॉल्ड होस्ट। ये होस्ट कौन सा होता, जबरदस्ती का मेहमान बना के। मिसाल दी ना, हमारे फैमिली में कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसको हम कहते हैं यार ये घर में कहाँ से आ गया भाई, तो कज़न कोई, है ना, तो वो कहते हैं कि ये हमारा खून चूस लेगा, अभी बैठ के बातें करता रहेगा उधर उधर की। तो वो आपका पैरासाइट है और आप ज़बरदस्ती के उसके होस्ट हैं, क्योंकि आपने तो बुलाया नहीं, कभी उसको बुलाएंगे भी। इन दिस एसोसिएशन पैरासाइट इज बेनिफिट वेयर द होस्ट इज एट लॉस। अब होस्ट को छोटा नुकसान हो या बड़ा नुकसान हो, नुकसान ज़रूर होगा, बीमारी बड़ी हो या छोटी हो, नुकसान तो करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि होस्ट बेचारा हमेशा नुकसान में रहता है। तो पैरासाइट हमें कुछ ऐसे मिलते हैं जो बॉडी के आउटसाइड होंगे, लाइक एक्टोपैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी सरफेस, बाहर की तरफ हमारी बॉडी सरफेस पे होंगे, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन में, लाइक फ्लीज है। ये आमतौर पे जो हमारी कैट है या डॉग है उसकी जुएँ, टाइस बहुत तेज़ी से जंप करती है और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब पकड़ तो लेंगे आप, मारना मुश्किल होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैटेड होती है बॉडी से। लीच ये हमारे भी हो सकती है, जोम जिसे कहते हैं। दूसरा हमारा होता है एंडोपैरासाइट, ठीक है। दीज पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। हमारे अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, टीनासोडियम, टेपवर्म आ गया, राउंड वर्म, एस्कैरिस आ गया, कोई भी जो बॉडी के अंदर आपके हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो एंडोपैरासाइट। Predator, definitely predators are those animals which take their food by preying on other animals.
हॉक्स हैं, लॉइन्स हैं, ईगल है, क्रोकोडाइल्स हैं। तो ये जो हमारे कार्निवोरा थे, जो प्रीडेटर्स थे, वही प्रीडेट कर रहे होते हैं और दूसरे को मारकर खुद खाना खा रहे होते हैं। ग्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजिंग करना। The herbivorous is an ecosystem feed upon green parts of plant. These plants are called grazing animals. Grazing का मतलब है जुगाली करने वाला। और किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रैबिट, शीप, कैटल, हॉर्स, एलिफेंट, क्या इंपॉर्टेंट रोल है। कभी आप अपने घर में जब कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आते हैं तो शायद आपने नोट नहीं किया, अगर आप खाना वगैरह उनको खिलाते होंगे, कोई भी चारा या कोई भी ग्रीन प्लांट्स या सूखा, तो आपने देखा होगा कि वो खाना खाते हुए पत्ते का कुछ हिस्सा जरूर फेंकेगा। तो आप चाहे उसको उठा के दोबारा खिलाने की कोशिश करें या खिला दें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन नेचुरली ग्रेजिंग एनिमल्स ये काम जरूर करते हैं और ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पौधे का कुछ हिस्सा ज़मीन में जाए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े। जंगल में ऐसे ही होगा, तो पूरे तरह से एनिमल जो होगा वो क्या करेगा, खाना खा के, खाने के दौरान या लीव्स को खाते खाते कुछ पार्ट उसका फेंकता चला जाएगा। और ना सिर्फ ये कि वो लीव के पार्ट्स अब आगे जाकर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर उसमें डिकम्पोजिशन शुरू होगी, उसके अलावा वो फूड भी बनेंगे नीचे मौजूद एनिमल्स, जो इंसेक्ट वगैरह हैं, आंट्स हैं, उनका। वो पत्ते, आंट्स हो, इतना बड़ा पत्ता तोड़ने से बेहतर उनको टूटा हुआ पीस मिल रहा है, उसके मजीद पीस वो कर लेंगे आराम से, वो आसानी रहेगी। तो ग्रेसिंग एक इकोसिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये खा रहे हैं, ग्रेसिंग कर रहे हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमारे पास हम तो इसको नेगेटिव ही लेते हैं, हालांकि ये है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये उस एनिमल ने उस प्लांट को तो खराब कर दिया जिस प्लांट से इसका रिलेशन है। जो प्लांट ये खा रहा है, लाइक ये शीप्स ग्रास खा रही है, तो इस ग्रास को तो तोड़ दिया ना इसने। अब ये टूटने के नतीजे में किसी और को बेनिफिट मिल रहा है, थर्ड पार्टी को, तो वो अलग बात है। हम रिलेशन किसमें देख रहे थे? इंटरेक्शन बिटवीन टू एनिमल्स या टू प्लांट्स, ठीक है। तो इसलिए ग्रेजिंग इज द नेगेटिव। ये सवाल आपने पूछना था, लेकिन आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं। जाग रहे हैं ना सब? जागते रहना भाइयों, जाग तो रहना माशाल्लाह से। ओ जाग ही रहे हैं। चले जाग रहे हैं तो कुछ बातें और आगे चल रहते हैं जनाब, और वो है इकोलॉजिकल सकेशन। छोटा सा जिक्र मैंने कहीं पर आपसे किया था इकोलॉजिकल सकेशन का, और वहां मैंने आपसे कहा था द इकोसिस्टम हैज द एबिलिटी टू चेंज सिंपलर फॉर्म्स इनटू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यहाँ तो इकोसिस्टम अपने आप को बड़ा कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कर रहा है, बढ़ा रहा है, या फिर कम्युनिटी में चेंज। द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज इज कॉल्ड सकेशन। कम्युनिटी आ रही है, उसमें एक एनिमल आ गया तो दूसरी टाइप का एनिमल, तीसरी टाइप का एनिमल उस इकोसिस्टम में दाखिल होता जा रहा है, तभी तो इकोसिस्टम बड़ा होगा। या निकलता जा रहा है तो इकोसिस्टम छोटा होता जा रहा है। तो ये ऑर्डरली इनपुट हो जाना, ये इकोलॉजिकल सकेशन कहलाता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि भाई हमारे किसी जगह पे पानी कम हो गया रिवर में, तो हमारे वहाँ के एनिमल्स और वहाँ के प्लांटेशन डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। सबसे पहले तो प्लांट डिस्टर्ब होगा, तो प्लांट डिस्टर्ब होगा तो फिर एनिमल भी डिस्टर्ब होने लग जाएंगे, है ना। और फिर वहाँ का इकोसिस्टम चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सकेशन का इफेक्ट क्या करता है? सकेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज।
particular area and a stable community is developed for a certain period of time. सकेशन जब होता है ना तो फिर हमारे यहाँ कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है। स्टेबल होने के बाद वो कम्युनिटी जो यहाँ मौजूद है, यहाँ आई है, वो ख़ास हद तक, ख़ास टाइम तक, ख़ास नंबर तक उसकी रेंज असरअंदाज है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आबादी किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लांट की किसी ख़ास एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाना भी नुकसान का बायस है, वो भी नेगेटिव असर डालेगी हमारे इकोसिस्टम पर, और इकोसिस्टम टूटना शुरू हो जाएगा, अनस्टेबल होने लगेगा। ठीक है। दिस स्टेबल कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स आपने कहा था वो पॉइंट होता है जिसमें हम कहते हैं भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो जब स्टेबिलिटी आ जाती है प्लांट की, अब कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं मे बी कि बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, कुछ एनिमल ऐसे हो सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन डायनामिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या कम हो जाए, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे अपनी इकोसिस्टम में क्लाइमेक्स है। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये लॉन्ग में भी आता है लेकिन ये इसकी टाइप जो वो शॉर्ट में आती है। आप है जी 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 जनाब, इसमें पेज नंबर पर आ जाइए 250 पर। तो 250 पर आपको इकोलॉजिकल सिचुएशन, ठीक है, नंबर एमसीक्यू सेकंड पैराग्राफ में हॉल्ट 1885 में जो सबसे पहले आया था, और हमारा जो सवाल शॉर्ट में आता है कि जी व्हाट इज इकोलॉजिकल सिचुएशन, व्हाट इज इकोलॉजिकल सिचुएशन, write their types, write their types। तो सकेशन क्या है, उसका इफेक्ट आपने बताया, फिर आप उसकी टाइप बताएंगे। प्राइमरी सकेशन, द एरियाज नेवर हैविंग लिविंग थिंग्स बिफोर कैन डेवलप लाइफ एक्टिविटीज टीचिंग टू अ कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सकेशन। क्या मतलब हुआ, वो एरिया जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बंजर बेबार, पत्थर का है या मट्टी पड़ी है या रेत उड़ रही है, कोई एनिमल कोई प्लांट नहीं है, वहाँ से अगर कोई कम्युनिटी पैदा होना शुरू होती है, पहले प्रोड्यूसर पैदा होंगे, फिर उसके बाद कंज्यूमर आएंगे, फिर डिकम्पोजर्स अपना काम शुरू कर देंगे, तो वो कहलाएगा प्राइमरी सकेशन। तो माल तो कुछ है ही नहीं, कम्युनिटी बनेगी कहाँ से, पहले प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर्स, तो उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी सकेशन। Initially establishing plant in such areas are called poiner। poiner किसे कहते हैं, बनाने वाला है जी। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, उस बंजर जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं है, पत्थर और मिट्टी के सिवा नॉन लिविंग मटेरियल मौजूद है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर पानी का आना किसी भी जरिए में, चाहे वो मॉइस्चर की शक्ल में हो, चाहे वो पॉन्ड की शक्ल में हो, वो ज़रूरी है। जब पानी आ जाएगा तो फिर वहाँ प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो प्लांट्स वहाँ के पॉइनर कहलाएंगे, क्योंकि प्लांट सबसे पहले इस्टेब्लिश हो, और प्लांट की वजह से फिर एनिमल का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो कहलाएगी प्राइमरी सकेशन। सेकेंडरी सकेशन, दिस टाइप ऑफ सकेशन occurs on places which were previously occupied by living things but were destroyed by fire or any other climatic or biotic change। तो यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर ये कि पहले से कुछ मटेरियल लिविंग, कोई एनिमल्स, कोई प्लांट यहाँ रहते थे, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ था छोटा सा, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, या कोई और क्लाइमेटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर, तो किसी ना किसी वजह से क्या हुआ, वहाँ से वो एनिमल्स या वो प्लांट खत्म हो गए, आगे पीछे हो गए।
अब वहाँ दोबारा से इकोसिस्टम बन गया, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी सेकेशन। ये जी सवाल आया सर, इकोलॉजिकल सेकेशन दोबारा समझा रहे। इकोलॉजिकल सेकेशन बेटा होता है कि कहीं पर भी कोई लाइफ का कंपोनेंट यानी कम्युनिटी या स्पीशीज इकोसिस्टम को सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करे, बढ़ना शुरू हो जाए। कॉम्प्लेक्स के लिए हम कहते हैं कि ये तादाद बढ़े, नेचर बढ़े, है ना, उनकी क्वालिटी बढ़े, उनकी डाइवर्सिटी बढ़े, तो वो कहलाता है इकोलॉजिकल सेकेशन। एक प्लांट आएगा, उसकी तादाद बढ़ी, उसकी वजह से दूसरा कोई और प्लांट बढ़ना शुरू हुआ। जब 3-4 टाइप की स्पीशीज ऑफ प्लांट वहाँ डेवलप हुए तो फिर वहाँ कोई और एनिमल ने भी रुख किया कि यार यहाँ प्लांट नजर आ रहे हैं, चलो यहाँ बैठे। खाना वाना खाया तो पता चला यार ये तो बड़ी अच्छी जगह, चलो यहीं रुक जाए। वो रुका तो उसकी जगह देखते हुए पीछे कोई उसका प्रीडेटर आ गया, तो चलो भाई यहाँ शिकार करें। तो इस तरह से वो एनिमल्स की फिर प्लांट की रेंज बढ़ना शुरू हो जाती, तो उसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सकेशन। अब वो सकेशन दो तरह का है, प्राइमरी जहाँ पर पहले कभी उस एरिया में कुछ नहीं था, कोई नॉन लिविंग मटेरियल नहीं था, लिविंग थिंग नहीं थी। अब वहाँ किसी भी वजह से एलजी आया और फिर प्लांटेशन शुरू हुई, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सकेशन, ठीक है। और अगर पहले से थी और किसी वजह से वो ख़त्म हो गई और फिर नई बनना शुरू हुई है, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी, ठीक है जनाब। तो ये बात हमारी हो गई जनाब, सेकेशन के शॉर्ट में आपको दे दिया सवाल। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम मेरा ख्याल से आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 7:17 हो गए हैं। तो अगर कहें तो एक डिस्कस कर लें, या आप सवाल तो कम से कम एटलीस्ट देख लें अपनी बुक में। और हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोसीरी और जीरो सीरी के नाम। जनाब आपको मैं पेज नंबर बताऊं जी, कहाँ पर है आप अपना बड़ा करिए। आप आ जाए जी, पेज नंबर है 252, ठीक है जी। तो 252 में आप देख सकते हैं हाइड्रेज या हाइड्रोसिटी, और 253 पर देख सकते हैं जीरो सी, ठीक है। अच्छा अब ये क्या चीज़ है, सीरियल स्टेजेस, ठीक है भाई। नो सर मुझे पता था बेटा, कोई हमारा बच्चा कोई ऐसा है जो कह दे कि नहीं नहीं सर पढ़ाएं, आज 9 बजे तक की क्लास चल रहे थे। कोई बोल सकता है ऐसा? तौबा इस्तग़फ़ार, मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है ना। हालांकि ये बहुत इजी और हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, आप 5 ईयर को देखेंगे तो आपको कई बार नजर आएगा। ओफ वो बच्चा कह रहा है कि पढ़ाएं आप। किस बच्चे को जी होश आया कि आज चैप्टर आपने अभी तक सवाल है जी सर आपने चैप्टर 4 कंप्लीट नहीं करवाया, ठीक है जी। कल हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड हाइड्रोसीरी और हमारा जीरो सी, ये स्टेप आपको नज़र आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें आपको सीरियल वाइज स्टेप वाइज आपको प्लांट्स ग्रो और उसके साथ फिर एनिमल कम्युनिटी का एंट्री नज़र आएगी। तो ये नया इकोसिस्टम बन रहा हो, और अगर खुशकी में बन रहा हो तो वो कहलाएगा जीरो सी, ठीक है जी। कोई सवाल अगर पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, मैं वेट करता हूँ आपका, उसके बाद वरना फिर हम अल्लाह हाफिज़ कर लेते हैं। 2 सवाल हैं हमारे पास। सर ग्रेजिंग क्या है, समझ नहीं है। ग्रेजिंग का मतलब होता है बेटा ग्रेजिंग हर्बीवोरस में ही होगी। दूसरा सवाल ये है कि जी ग्रेजिंग सिर्फ हर्बीवोरस में ही होगी, डेफिनेटली ग्रेजिंग सिर्फ हर्बीवोरस में ही होगी। हर्बीवोरा जो है वो असल में जानबूझकर
पत्तों को खाने के साथ साथ कुछ हिस्सा तोड़कर फेंकते जाते हैं। एलिफेंट को कभी आप नेट पर देख लीजिएगा, उसको खाना खाने का तरीका पूरा पूरा दरख्त तोड़ देता है वो उठाकर। और बड़ी बड़ी डाल जो स्टॉक्स हैं वो दरख्तों की तोड़ता है, खाएगा कम, फेंकेगा ज़्यादा, तोड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो उसे आप कहते हैं ग्रेजिंग। तो ये तोड़ने की वजह हमने बताई थी आपको कि पत्ते जो है ज़मीन पर जाएंगे तो ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। तो नेचर ने ग्रेजिंग एनिमल को ये सिखाया है कि ऐसा करना ज़रूरी है ताकि वो ज़मीन पर पत्ते गिराएं। लीफ फॉलिंग भी होती है वो तो नेचुरली, लेकिन ये भी होता है। अच्छा जी, एक और सवाल है सर, और सेकेंडरी सेकेशन में ग्रोथ कैसे होगी? सेकेंडरी सेकेशन में ग्रोथ कैसे होगी? कौन सी ग्रोथ? एनिमल्स और प्लांट कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक्चुअली जब प्लांट होगा तो एनिमल भी आएगा, दूसरा एनिमल उसको देख कर आएगा। हाँ, सेकेंडरी सेकेशन में हमने, अगर आपको याद हो तो हमने आपको फायर पढ़ा था ना, एबायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक का आखिरी हेडिंग। उसमें आपसे कहा था कि सबसे पहले तो जब फायर होकर ठंडी हो जाएगी तो सबसे पहले कौन वहाँ प्रोड्यूस होगा? पायरोफिलस फंजाई। पायरोफिलस फंजाई जब वहाँ जमा होना शुरू होगा तो वहाँ मॉइस्चर को इकट्ठा करेगा। मॉइस्चर से फिर कोई ना कोई प्लांट्स की सीड फॉर्मेशन शुरू होगी, और फिर प्लांट को ग्रोथ तो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त होती है। फायर के बाद पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि फायर ने असल में क्या किया है, जो नेचुरल फायर है उसने जो कंपोजिशन थी उस जगह की, उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड की है। क्योंकि कंपाउंड टूट गए हैं, कोयला जो होता है वो बेकार नहीं होता, कोयले बड़े कंपोनेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो वो फिर उस जगह की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है।